हेलो स्टूडेंट, कौटिल्य लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मनोविज्ञान की अवधारणा के बारे में अध्ययन किए थे। तो हम चलते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा। वाटसन के अनुसार, वाटसन कौन थे? वाटसन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और इन्हें व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। तो वाटसन ने जो परिभाषा दी, इन्होंने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। वाटसन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। इसलिए वाटसन को मनोविज्ञान के व्यवहारवादी शाखा का जनक माना जाता है। तो इसलिए व्यवहारवाद के जो जनक हैं वाटसन को माना जाता है। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। वाटसन ने एक स्टेटमेंट भी दिया था। उनका स्टेटमेंट यह बहुत ही प्रसिद्ध है और अक्सर परीक्षाओं में आता है। तो स्टेटमेंट इनका क्या था, देखते हैं। आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए। मैं उन्हें आप जैसा चाहते हैं वैसा ही बनाकर दूंगा। देखिए, वाटसन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक यह अमेरिकन लोगों से कहते हैं कि आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए और आप जो चाहते हैं अपने बच्चे को बनाना, वह मैं आपको बनाकर आपके बच्चे को पुनः सुपुर्द कर दूंगा। तो वहाँ के लोगों ने इन्हें अपने बच्चे दिए और इन्होंने अपने शिक्षा के द्वारा उनके माता पिता जो चाहते थे वहीं बनाकर यह उन्हें रिटर्न किए। तो इससे क्या पता चलता है कि वाटसन ये कहना चाहते हैं कि वातावरण के द्वारा बालक के व्यवहार में बदलाव किया जा सकता है। वातावरण के द्वारा बालक को जो आप चाहते हैं वो बना सकते हैं। इसलिए वाटसन ने वातावरण पे ज़्यादा फोकस किया, जिसके द्वारा बालक के बदलाव में, बालक के व्यवहार में बदलाव किया जा सकता है। और इसको आप भारतीय पृष्ठभूमि में देखेंगे तो हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें वातावरण द्वारा बालक के व्यवहार में बदलाव के उल्लेख किए गए हैं। जैसे आप कौटिल्य को देखेंगे, कौटिल्य एक बच्चे को प्राप्त किए, चंद्रगुप्त को, और उसे वातावरण द्वारा, शिक्षा द्वारा उसे भारत का सम्राट बना दिए। वातावरण द्वारा प्रहलाद में बदलाव किया गया। इस तरह आप भारतीय पृष्ठभूमि में देखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं वुड्सवर्थ की परिभाषा। वुड्सवर्थ भी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। एक क्या कर रहे हैं, इन्होंने कहा मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम
आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, पुनः चेतना का त्याग किया, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करती है। देखिए, उट्सवर्थ अमेरिकन मनोवैज्ञानिक एक कह रहे हैं कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले क्या किया, आत्मा का त्याग किया। यानी मनोविज्ञान की जो शुरुआत हुई थी वह आत्मा से हुई थी। इसके बाद मन का त्याग किया। आत्मा के बाद दूसरे चरण में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया, तो उसका भी इसने त्याग किया। पुनः चेतना का त्याग किया। फिर देखते हैं अगले चरण में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया, और फिर बाद में चल करके मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान हो गया। तो इस प्रकार उट्सवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, पुनः चेतना का त्याग किया, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और अक्सर परीक्षा में आती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और ये भी। ये तीनों जो महत्वपूर्ण दो परिभाषाएं और एक स्टेटमेंट ज्यादातर परीक्षाओं में चाहिए, हो टेट की परीक्षा हो, सीटेट की हो, सुपर टेट हो या अन्य शिक्षक संबंधी परीक्षाएं हैं, उन सब में एक क्वेश्चन आता है। ये थी उट्सवर्थ की परिभाषा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मनोविज्ञान के आधुनिक जनक है वह वुंट और जेम्स को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक वुंट और जेम्स को माना जाता है। वुंट और जेम्स को माना जाता है। इनकी एक पुस्तक थी है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? इस पुस्तक का निर्माण किसने किया था? इस पुस्तक के जो राइटर हैं प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी वो है विलियम जेम्स। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इसके जो रचनाकार हैं विलियम जेम्स है। महत्वपूर्ण पुस्तक है जो परीक्षा में आती है। एक अन्य पुस्तक है प्रिंसिपल एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है?
इस पुस्तक के लेखक हैं जॉन डीवी। देखिए इन दोनों पुस्तकों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी यहाँ यस लगा हुआ है, इसके लेखक है विलियम जेम्स। और जो यह अगली जो पुस्तक है यह प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इसके जो लेखक हैं वो जॉन डीवी। यानी थोड़े से अंतर है। और ये दोनों पुस्तकों के बारे में कि कौन इसके लेखक हैं हर परीक्षा में कई बार आए हुए हैं। तो ये दोनों पुस्तकों को आप रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तभी खूब अच्छे नंबर साइकोलॉजी में आएंगे, बाल मनोविज्ञान में आएंगे। 30 क्वेश्चन टेट में आता है, आप रट लो, तैयार कर लो। टेट या सीटेट या सुपर टेट या अन्य परीक्षाओं में पूरे के पूरे प्रश्न कर सकते हो, हल कर सकते हो बाल मनोविज्ञान में। इतना ये बेहतर विषय है जिसमें आप इसके कॉन्सेप्ट समझ लोगे, कुछ चीज इसकी याद कर लोगे तो बहुत बेहतर नंबर आप पाएंगे इसमें। अब हम लोग देखते हैं मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन कौन है। मनोविज्ञान का क्षेत्र, अब देखिए आज का जो समय है, आज के इस आधुनिक काल में मनोविज्ञान जो है यह हर क्षेत्र में पहुंच चुकी है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, मनोविज्ञान से वह छूता नहीं है। हर जगह इसका काम है और हर जगह इसने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। तो कौन कौन क्षेत्र है हम लोग यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान में क्या होता है? बाल मनोविज्ञान में हम बालक के गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। दूसरा शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान में जब मनोविज्ञान का उपयोग शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है तो उसे हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। चिकित्सा मनोविज्ञान, यानी जब मनोविज्ञान का उपयोग, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग, इसके नियमों का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में मरीजों को स्वस्थ करने के लिए किया जाता है तो उसे कहते हैं चिकित्सा मनोविज्ञान। रक्षा मनोविज्ञान, अब देखिए रक्षा, डिफेंस सिस्टम में रक्षा के क्षेत्र में भी जो हमारे सैनिक कार्य करते रहते हैं उस ऐसी व्यवस्था में उनके मनोभावों पे कुछ न कुछ जब बुरा प्रभाव पड़ता है तो वहाँ भी मनोचिकित्सक रहते हैं जो रक्षा कर्मियों उनकी सहायता करते हैं और उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। समाज, समाज मनोविज्ञान, इसका उपयोग समाज में रहने वाले लोगों के व्यवहार के अध्ययन करने के लिए किया जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, जब मनोविज्ञान का उपयोग प्रयोगशाला में किसी भी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए, उसकी व्यवहारिकता को जांचने के लिए किया जाता है
तो उसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं मानव मनोविज्ञान। मानव मनोविज्ञान, जब मनोविज्ञान का उपयोग मनुष्य के विभिन्न व्याधियों को जानने के लिए, उसके व्यवहार को जानने के लिए, उसके क्रियाकलापों को जानने के लिए किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं मानव मनोविज्ञान। परामर्श मनोविज्ञान, जब मनोविज्ञान का उपयोग हम किसी को परामर्श देने के लिए, उसके व्यवहार को समझ करके उसे परामर्श देने के लिए यानी उसकी काउंसलिंग के लिए करते हैं, तो उसे कहते हैं परामर्श मनोविज्ञान। अगला में अन्य, यानी मनोविज्ञान का उपयोग प्रत्येक क्षेत्रों में किया जा रहा है वर्तमान समय में। इसका क्षेत्र वर्तमान में इतना व्यापक है, बन गया है, और जिसके लिए सबकी हर क्षेत्र में इसकी जरूरत हो गई है। इसे बड़ा ही उपयोगी हो चुका है, तो इसका क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। अब हम लोग आते हैं देखते हैं इसको। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गायकाल द्वारा किया गया। रुडोल्फ गायकाल ने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का उपयोग किया 1550 में। 1550 में साइको 1550 में इन्होंने उपयोग किया साइकोलॉजिया नामक पुस्तक द्वारा। ये पुस्तक इन्होंने जो रचना की, इसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान का उपयोग किया, और जिस पुस्तक को लिखे उसका नाम था साइकोलॉजिया। वहीं से मनोविज्ञान शब्द का उपयोग होना शुरू हुआ। शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता थॉर्नडाइक को माना जाता है। थॉर्नडाइक को, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जिस मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया वो थे थॉर्नडाइक, इसलिए थॉर्नडाइक को शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। थॉर्नडाइक अमेरिकन थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। मनोविज्ञान का औपचारिक रूप से प्रयोग औपचारिक शिक्षा में, औपचारिक शिक्षा में जो प्रयोग किए थे वो कौन थे? में प्रयोग सर्वप्रथम स्टेनले हॉल द्वारा किया गया। ये अमेरिकन थे, एक किया गया। स्टेनले हॉल कहाँ के थे? अमेरिका के थे। समझिए, बाल मनोविज्ञान में ये सब चीजें हम लोगों को आनी चाहिए। ये सभी जो हम आपको बता रहे हैं वो सभी अक्सर परीक्षा में आते हैं, और बच्चे यदि नहीं पढ़े हैं तो इन सब से संबंधित क्वेश्चन को मिस कर देते हैं, गलत कर देते हैं।
तो मनोविज्ञान का औपचारिक शिक्षा में प्रयोग सर्वप्रथम स्टैनले हॉल द्वारा किया गया और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था एडोलेसेंस। ये पुस्तक थी। आ रहा है समझ में ना? ये सभी चीजें आपको बेहतर ढंग से तैयार कर लेनी है। ठीक, तो हम लोग मनोविज्ञान में औपचारिक शिक्षा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यह थे स्टैनले हॉल, अमेरिकन थे। इन्होंने इसका प्रयोग किया। एक और रूसो को आप जानते होंगे। रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी, वो बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो भी परीक्षाओं में आती है, पूछा जाता है उसके बारे में। रूसो की पुस्तक का क्या नाम था? रूसो की जो पुस्तक थी उसका नाम था एमिल। इस रचना द्वारा रूसो ने शिक्षा के क्षेत्र में यूरोप में क्रांति की शुरुआत की थी, यानी शिक्षा में बड़े बदलाव आए थे इस रचना द्वारा। इस एमिल में क्या है? एमिल जो है एक कैरेक्टर है, एक पात्र है, चरित्र है, पुरुष लड़के का एक चरित्र है, एक काल्पनिक। इनका जो ये पुस्तक है, नावेल है, काल्पनिक है। इन्होंने एक काल्पनिक लड़के के बारे में बताया जो जिसका नाम एमिल है, और इसका विवाह होता है सोफिया से, सोफिया नामक लड़की से। और सोफिया जो है वो शहर में रहने वाली लड़की है और एमिल जंगल में रहने वाला लड़का। इसके बारे में इन्होंने इस नावल के द्वारा बताया है कि शिक्षा में हम कैसे कैसे बदलाव ला सकते हैं। तो रूसो को शिक्षा के क्षेत्र में रूसो ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि रूसो भी बड़े महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने शिक्षा में बदलाव किए। तो आज हम लोग बाल मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में जाने और कुछ महत्वपूर्ण और तथ्यों के बारे में जाने। इसी के साथ आज का हम टॉपिक यही समाप्त करते हैं। कल हम आपके साथ फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।